हेलो एवरीवन, सभी को राम राम, गुड इवनिंग। आज हम करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 6। हाँ, चैप्टर नंबर हमारा है 6 और ये होगा संचार का चैप्टर, यानी कि संचार माध्यमों के बारे में हम आज जानेंगे। 5 चैप्टर हमने पॉलिटिकल साइंस के जो है पूरे करवा दिए हैं और 8 चैप्टर हैं पॉलिटिकल साइंस में 7th क्लास में। 6 क्लास की सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने सभी क्लासें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल तीनों सब्जेक्ट की कंप्लीट करवा रखी हैं, जो कि प्ले लिस्ट में मैंने सब्जेक्ट की अलग अलग डाल के रखी हैं। आप प्ले लिस्ट ओपन करके देखेंगे, सभी सब्जेक्ट की आपको मिल जाएंगी। आज हम करने वाले हमारे चैप्टर नंबर 6। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना। हमारा चैप्टर होगा संचार माध्यम, संचार माध्यमों को समझना। देखिए, संचार के माध्यम में आजकल क्या क्या है। टेलीविज़न हो गया, जिसमें हम समाचार वगैरह देखते हैं, रेडियो के ऊपर भी सुनते हैं, अखबार में भी हम न्यूज़पेपर में भी जो है न्यूज़ पढ़ते हैं, पत्रिकाएं भी होती हैं बहुत सी। तो ये सभी क्या है, संचार के माध्यम हो गए। और जो इंटरनेट है, मोबाइल के द्वारा हम सब कुछ देख लेते हैं आजकल। किसी भी न्यूज़ की, किसी भी चीज़ की हमें कभी भी घर बैठे जो आपने मोबाइल में हम सब कुछ देख लेते हैं। तो संचार माध्यमों में कितनी प्रगति हुई है और किस तरह से लोग जो है प्रगति कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, व्यवसाय में। संचार माध्यमों से किस तरह से लोग अपना व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इनका क्या लाभ है ये हम देख लेंगे आज। टेलीविज़न पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है? रेडियो पर आपको क्या क्या सुनना अच्छा लगता है? प्राय आप कौन से अखबार और पत्रिकाएं पढ़ते हैं? इन सभी क्वेश्चनों का आज हम जवाब जान लेंगे। क्या आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं? आपको उनमें सबसे उपयोगी क्या लगता है? क्या आप एक शब्द को जानते हैं जो प्राय सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है? और वो क्या है? मीडिया। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सभी जगह पर उपयोग में लाया जाता है, वो है हमारी मीडिया। सॉरी, गला खराब है। इस पाठ में हम मीडिया यानी कि संचार माध्यमों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आप जानेंगे कि यह किस प्रकार से काम करता है और कैसे हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करता है। क्या आप किसी एक ऐसी चीज़ को याद कर सकते हैं जो आपने इस सप्ताह संचार माध्यमों से सीखी हो? ये बच्चों के लिए एक जो एक्टिविटी दी जाती है कि इस बारे में सोचो। स्थानीय मेले की दुकान से लेकर के टीवी के कार्यक्रम तक, यानी स्थानीय मेला और किसी टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, इन सबको संचार माध्यम यानी कि मीडिया कहा जाता है। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द को बहुवचन है और इसका तात्पर्य है उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचते हैं किसी भी माध्यम से। तो उनका जो जरिया है वो हमारी मीडिया है। मीडियम का अर्थ है माध्यम, क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है, इसलिए हर चीज़ जैसे कि फ़ोन पर बात करने से लेकर के टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है। यानी कि हर चीज़, वो चीज़ जो एक दूसरे से हमें जोड़ती है आपस में, सभी का जो है उनका माध्यम है मीडिया। टीवी, रेडियो, अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश के और विदेश के जनसमूह तक, इसलिए इसे जनसंचार माध्यम या फिर मास मीडिया कहते हैं। आगे चलिए, जनसंचार माध्यम या फिर मास मीडिया, यानी कि यहाँ से लेकर के हम आज तक, मान लो मैं हाउस वाइफ हूँ, घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकली, लेकिन मुझे फिर भी अपने देश के बारे में, अपने ज़िले के बारे में और फिर अमेरिका, जापान, दूसरे देशों, पाकिस्तान, इन सब के बारे में भी हमें पता है। कौन वहाँ का प्रधानमंत्री है, कौन राष्ट्रपति है, कौन वहाँ पर प्रजा कैसी है, क्या क्या आंदोलन चल रहे हैं। घर बैठे हमें सब कुछ पता चल रहा है पूरे देश के बारे में, अपने देश के बारे में, और साथ में जो अपने पड़ोसी देश हैं उन सब के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। किस प्रकार से? अपने मोबाइल से। अखबारों में आ जाती है खबरें, क्या हो रहा है हमारे पास आसपास। घर से बाहर नहीं निकलते लेकिन हमें सारी खबरें रहती हैं घर पर बैठे बैठे, और इसका कारण है मीडिया। ये है हमारा संचार का माध्यम। संचार माध्यम और तकनीक के बारे में, आपके लिए संभवतः संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना कठिन होगा, लेकिन केवल टीवी और इंटरनेट के विस्तृत उपयोग हाल ही में शुरू हुए हैं।
इन्हें प्रचलन में आए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए। जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती, यानी कि जो हमारे देश तरक्की कर रहा है वो एकदम से नहीं हुई, अभी धीरे धीरे स्टार्ट हुई है और आगे चल के कितने जो है चेंज आने बाकी हैं। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है कि मीडिया वगैरह ये सब मोबाइल इन सब के आविष्कार इनको केवल 20 वर्ष हुए हैं। अखबार, टेलीविज़न और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है। हम अखबार पत्रिकाओं की छपे हुए माध्यम के रूप में, टीवी और रेडियो की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में भी चर्चा करते हैं, यानी कि अखबार में जो पत्रिकाएं में जो खबरें छपती हैं उनके माध्यम में, और जो मतलब बिजली वगैरह से ये जो चलते हैं ना हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, उन सब के बारे में भी हम जो है चर्चा करते हैं आपस में। आपके विचार में समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है? इसका मतलब क्या है? हम जो सोचते हैं कि समाचार पत्रों को छपे हुए, उनको हम छपाई क्यों कहते हैं? समाचार पत्र में जो चित्र छाप देते हैं और खबरें छाप देते हैं उनको छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है? आगे पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि ये नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही तकनीक से संबंधित है, यानी कि ये जो शब्द हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नीचे दिए गए चित्रों से आपको क्या पता चलेगा कि पिछले सालों में जनसंचार माध्यम के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीक किस प्रकार बदली है और आज भी बदलती जा रही है, यानी कि किस प्रकार से हमारी जो तकनीक है उसमें चेंज आए हैं और आगे भी जाके जो है हमारे तकनीकी इन चीज़ों में काफ़ी बदलाव आएगा। काफ़ी आगे हम जो है और भी जो है सुधार लाएंगे हर चीज़ में, किसी भी चीज़ में, किसी भी मशीनरी में, या फिर जो है हमारी हर तकनीक में, न्यूज़पेपर में जो है, इन सभी के अंदर समाचार पत्र जो जिस प्रकार से पहले क्या था, मोबाइल नहीं था, अखबार में नहीं थे, एक रेडियो होता था, रेडियो में सभी हम चीज़ों के बारे में सुनते थे, जो है किसी भी हम चैनल लगा लेते थे, उन सभी के बारे में हम रेडियो के माध्यम से सुनते थे। फिर टीवी आ गया, फिर ब्लैक एंड वाइट, फिर रंगीन टीवी। इस तरह से किस प्रकार से तकनीक में हर समय चेंज आते रहते हैं और आगे भी जो हमारी तकनीकें बदलती जाएंगी। इन सभी में जो है काफ़ी चेंज आए हैं। तकनीक और मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है, लेकिन तकनीक इससे भी अधिक कुछ कर सकती है। यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग के बारे में सभी में परिवर्तन लाती है। उदाहरण के लिए आज हमारे लिए टेलीविज़न के बिना जीवन की कल्पना करना काफ़ी कठिन है, यानी कि पहले के टाइम में टेलीविज़न नहीं था, फिर भी लोग मनोरंजन के जो है माध्यम ढूंढ लेते थे। आज हमारे पास टेलीविज़न है, अब टेलीविज़न भी जो है बहुत कम देखते हैं, हमारे पास मोबाइल है जिसके अंदर हम सभी चीज़ें देख सकते हैं। हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। टेलीविज़न के प्रदर्शित चित्र, सैटेलाइट और केबल के विस्तृत, एक सेकंड रुकना, ये देखो, पहले की चीज़ें 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आ जाने से पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया था। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर कब आया था? 1940 के दशक में आया था। इससे काफ़ी बदलाव आया था तकनीकी दुनिया में। और ये है हमारे, ये देखिए, यह यंत्र क्या है? टेलीवाइजर। टेलीविज़न का प्रारंभिक रूप था, यानी कि टेलीविज़न आने से पहले अपने इस आविष्कार के सामने बैठे हैं जॉन एलवर्ड, यानी कि टेलीवाइजर का आविष्कार किसने किया है? जॉन एलवर्ड ने। इस यंत्र के द्वारा उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया था। ये देखिए, अपने इस आविष्कार के सामने बैठे हुए हैं। अब आप देखना आगे। संचार माध्यम और धन, इनका आपस में क्या संबंध है? जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली हैं। जरा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए, जहां पर समाचार वाचक बैठता है, यानी कि क्या, किसके बारे में? स्टूडियो के बारे में। इसमें लाइटें होती हैं, कैमरा, ध्वनि रिकॉर्डर करने के लिए यंत्र होते हैं, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट होती हैं। इन सभी का मूल्य काफ़ी अधिक होता है, यानी कि सिर्फ हमें टेलीविज़न देखने के लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम स्क्रीन के आगे जाएंगे और बोल देंगे या फिर कोई भी प्रोग्राम कर देंगे। इन सभी के लिए एक स्टूडियो होता है जिसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं। लाइटिंग होती है, कैमरा होता है, ध्वनि के लिए अच्छे माइक होते हैं, इन सभी की अच्छी क्वालिटी के होते हैं सभी चीज़ें, और ये काफ़ी जो है खर्चीली चीज़ें होती हैं।
समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता, यानी कि अगर हमें समाचार स्टूडियो है उसके अंदर सिर्फ समाचार वाचक को ही वेतन नहीं मिलता, उसके नीचे जो लोग हैं, काफ़ी लोग जो उनकी सहायता करते हैं, काफ़ी लोग होते हैं, आपस में छोटी छोटी एक्टिविटी होती हैं, बल्कि बहुत से लोग होते हैं जो प्रसारण में सहायक होते हैं। इसमें वे लोग भी सम्मिलित हैं जो कैमरे और प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। जैसा कि आपने अभी पढ़ा, जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं, इसलिए नवीनतम तकनीक जुटाने पर भी बहुत धन व्यय होता है और इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है और परिणामतः अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान के भाग होते हैं। यानी कि क्या है, कोई भी समाचार पत्र लगा लो, पत्रिका, इनका स्टूडियो लगा लो, कोई भी सभी के अलग अलग होते हैं। सभी चैनल मान लो जागरण वाले अलग से हो गए, अमर उजाला वाले अलग से हो गए और हमारे कितने समाचार पत्र आते हैं, उन सभी के अलग अलग जो क्या होते हैं, अलग अलग कंपनी होती है उनकी, और उनके क्या होते हैं, उनके ऊपर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का जो है वो हिस्सा होते हैं। उनके ऊपर वो क्या बोलते हैं, अभी ध्यान नहीं आ रहा, उनके ऊपर बहुत से बड़ी बड़ी जो है व्यापारिक कंपनियां होती हैं जो उनमें पैसे लगाते हैं, उनमें वो हिस्सा लेते हैं। इस प्रकार से सिर्फ ये नहीं कि हमारी कंपनी है, इसका प्रोड्यूसर है, ये मालिक है और इनसे नीचे काम करने वाले हो गए और पूरी कंपनी तैयार हो गई, बल्कि इनके ऊपर भी धन व्यय करने वाले बड़े बड़े लोग होते हैं जो व्यापारिक अपना व्यापार चलाते हैं। इस माध्यम से जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में भी सोचते रहते हैं। यानी कि क्या करते हैं, ये धन कमाने के बारे में भी सोचेंगे अलग अलग तरीकों से। एक तरीका जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करते हैं, विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का है। इनमें से एक तरीका क्या है, विज्ञापन छापना, जैसे कि कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फ़ोन आदि, यानी कि एडवर्टीजमेंट देना बीच बीच में, ये सभी भी पैसे कमाने का एक माध्यम है। आपको ध्यान दिया होगा कि अपने प्रिय टेलीविज़न कार्यक्रम को देखते हुए आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने पड़ते हैं जिसको हम ऐड बोलते हैं। टेलीविज़न पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी हर ओवर के बाद बार बार वही विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस तरह प्राय बार बार आप उन्हीं छवियों को देखते हैं जैसा कि आप आगे देखेंगे। ये देखिए कितने लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, सभी का अलग अलग काम होता है, ये नहीं कि एक आदमी का काम है और पूरा काम हो गया। आगे हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि विज्ञापनों की बार बार आवृत्ति इस आशा से की जाती है कि आप बाहर जाकर के विज्ञप्ति वस्तु खरीदेंगे। किसी भी साबुन की ऐड देती, किसी भी चॉकलेट की ऐड दे दी, उस तरह से दीजिए, वे अपने विज्ञापन देते हैं, इनको पैसे मिलते हैं विज्ञापन देने के बीच बीच में, और जो अपने पैसे दे करके इनसे जो विज्ञापन देने के लिए बोलते हैं उनका क्या फ़ायदा होता है कि आप ये चीज़ें देखेंगे और फिर बाहर जा कर के ये चीज़ें खरीदेंगे। दोनों का जो है इसमें लाभ होता है एक दूसरे से। संचार माध्यम और लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के लिए क्या है, संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। यदि लोग चाहे तो इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर, सार्वजनिक विरोध आयोजित करके, हस्ताक्षर अभियान चलाकर और सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह करके कर सकते हैं। यानी कि सरकार किस तरह से काम कर रही है, अगर कोई भी काम उन्हें अच्छा नहीं लगता जनता को, तो वो क्या कर सकते हैं, इस तरह से अपना विज्ञापन छपवाकर पत्र लिख करके अपने आसपास के मंत्री को भेज सकते हैं। जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए ये आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। आइए अगले पृष्ठ पर दिए गए एक ही समाचार के दो भिन्न रूपों को पढ़कर समझे कि संतुलित संचार माध्यम का क्या तात्पर्य है। यानी कि हम अपने विज्ञापन, किसी भी चीज़ की कमी हो तो अखबार में छपवा सकते हैं, लेकिन वो क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, यानी कि सही होना चाहिए। एक टीवी चैनल में 10 सेकंड के लिए विज्ञापन देने का मूल्य उसकी लोकप्रियता और समय के आधार पर 1000 रुपये से 1 लाख रुपये के बीच पड़ता है। यानी कि उसमें टाइम के हिसाब से, ये देखिए पत्रिकाएं भी दी गई हैं अलग अलग, इसमें क्या है, अलग अलग पाठकों की पसंद को देखते हुए छपाई वाले माध्यम कई तरह की जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं। ये देखिए एक न्यूज़ दी गई है जो कि अलग अलग जो है कंपनीज अलग अलग न्यूज़पेपर में छपी है, लेकिन इन दोनों खबर एक ही है, लेकिन उनके अलग अलग पहलू दिए गए हैं। इस न्यूज़ में दिया गया है
प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात, विरोधियों द्वारा चक्का जाम, यातायात रुक गया। राधिका मलिक और INN इन्हें एक सेकंड रुकना। कारखानों के मालिकों और मजदूरों के हिंसात्मक विरोध के आज शहर की गतिविधियों को रोककर रख दिया है। सड़कों पर वाहनों के विशाल जाम लगने के कारण लोग समय से अपने काम पर नहीं पहुंच सकते। कारखाना मालिक और मजदूर सरकार के प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद करने के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर दिया गया है कि कोई कारखाना है जिसकी वजह से सड़कों पर वाहनों का विशाल जाम हो गया है, मजदूरों ने हिंसात्मक विरोध किया है, इसकी वजह से सड़कें जाम हो गई है। सरकार के प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद करने का निर्णय लिया और उसका विरोध कर रहे हैं। यद्यपि सरकार ने यह निर्णय कुछ जल्दबाजी में लिया है, परंतु विरोधियों को काफ़ी समय से यह पता था कि उनकी इकाइयाँ गैरकानूनी हैं। इन इकाइयों के बंद होने से शहर में प्रदूषण का स्तर काफ़ी कम हो जाएगा। और शहर के गणमान्य नागरिक श्री जैन ने कहा, हमारा शहर भारत के नए व्यावसायिक केंद्र के रूप में स्थापित होता जा रहा है। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि शहर साफ और हरा भरा रहे। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को हटाया जाना चाहिए और विरोध करने के स्थान पर कारखानों के मालिकों व कामगारों को पुनर्स्थापन का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। इसमें खबर दी गई है। अब इसकी एकदम अपोजिट खबर देखनी है आप। ये किस की है? इंडिया डेली की रिपोर्ट। कारखानों के बंद होने से घोर अशांति, यानी कि यहाँ पर तो विरोधियों ने जो है चक्का जाम कर रखा था उसके बारे में दिखाया है, और कारखानों के बंद होने पर घोर अशांति। डेली न्यूज सर्विस। शहर के आवासीय क्षेत्र में 1 लाख कारखानों का बंद होना एक गंभीर समस्या का रूप ले सकता है। सोमवार को हजारों कारखाना मालिक व कामगार कारखाना बंदी पर अपना कड़ा विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आए। उन्होंने कहा कि इससे उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। उनका कहना है कि गलती नगर निगम की है, क्योंकि यह आवासीय क्षेत्रों में लगाए नए कारखाने लगाने के लिए लाइसेंस देता है। इसमें गलती किसकी बता दी? नगर निगम की। कारखाने लगाने का लाइसेंस देता है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त प्रयत्न नहीं किए गए हैं। कारखानों के मालिकों व मजदूरों ने कारखाने बंद करवाने के विरोध में शहर में एक दिन बंद प्रस्तावित किया है। एक कारखाने के मालिक श्री शर्मा ने कहा, सरकार कहती है कि उसने हमारे पुनर्स्थापन के लिए बहुत कार्य किया है, लेकिन जिस प्रकार के क्षेत्र में हमें दे रही है वहाँ किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है और पिछले 5 वर्षों में वहाँ पर कोई भी विकास नहीं हुआ है। न्यूज एक है, लेकिन अलग अलग तरीके से अलग अलग न्यूज़पेपर में वे छपवाई गई है। इस तरह से अगर हमें कोई भी अपना विज्ञापन देना है, कोई भी काम करवाना है, तो हमें भी इस तरह से खबरें देनी होंगी न्यूज़पेपर वालों को जा करके। लेकिन हमें वो खबर क्या होनी चाहिए? सच्ची होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए, ये बताई गई है। अब देखिए वास्तविकता क्या है। वास्तविकता यह है कि यदि आप इनमें से केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे तो विषय का एक पक्ष जान पाएंगे। यानी हमने एक न्यूज़पेपर में ये खबर पढ़ ली, हमने सिर्फ वही देखा जो उस न्यूज़पेपर में छपा हुआ था। दूसरा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो इसके अपोजिट वाली चीज़ें हमें दिखाई देंगी। यदि आपने न्यूज ऑफ इंडिया पढ़ा है तो आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ उत्पात लगती हैं। उनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना और अपने कारखानों में शहर में प्रदूषण फैलाते रहना आपके मन में उनकी बुरी छवि अंकित करता है। यानी कि हमें लगेगा कि वे प्रदूषण फैला रहे हैं और यातायात को जाम कर रहे हैं, इसलिए हम उनको बुरा समझेंगे। दूसरी ओर यदि आपने इंडिया डेली पढ़ा होता तो आप जानते कि कारखाने बंद होने पर बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे, यानी कि उनका कितना नुकसान हो रहा है बेचारे, क्योंकि पुनर्स्थापन के प्रयास अपर्याप्त हैं। इन दोनों में से एक भी विवरण संतुलित नहीं है। संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है, फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। यानी कि इन दोनों न्यूज़पेपर में एक ही न्यूज़ दी गई है, लेकिन उनका क्या है, एक न्यूज़पेपर में अलग छवि उनकी दर्शाई गई है और दूसरे में अलग छवि दर्शाई गई है। लेकिन संतुलित रिपोर्ट कौन सी होती है कि उस एक खबर दी उसमें पूरी डिटेल उन्होंने दी संतुलित रूप से, जिसमें जो है हम जो पढ़ने वाला है ना उसको अच्छी और बुरी सभी चीज़ें एक ही बार में समझ में आएंगी। ये नहीं कि इस न्यूज़पेपर में पढ़ा तो दूसरे तरीके से समझेंगे और दूसरे में पढ़ा तो अलग तरीके से। यानी कि वो किसी भी न्यूज़पेपर में पढ़े उनको समझ में आ जाएगा कि जो हो रहा है वो गलत है या फिर सही है, किसके ऊपर अत्याचार हो रहा है और कौन गलत कर रहा है। ये सभी चीज़ें संतुलित समझी जाती हैं।
संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। जो संचार माध्यम है वे स्वतंत्र होते हैं, उनके ऊपर निर्भर करेगा, यानी कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी, वे अपने माध्यम से अपने आप से संतुलित रिपोर्ट देंगे। स्वतंत्र संचार माध्यम से तात्पर्य है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित न करे। समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित न करे कि उनमें से क्या सम्मिलित किया जाना है और क्या नहीं। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों को होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा। यानी इसका मतलब है कि मैं कुछ भी खबर छपवाने जा रही हूँ, मैं अपनी पूरी जो है स्टोरी उनको बता दूंगी कि ऐसा ऐसा है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, सही हुआ, वो आप देखिए, आपको ये न्यूज़ छापनी होगी। अगर मैं बोलूँगी, मैं उनको पैसे दे करके उनके ऊपर जोर जबरदस्ती करूँगी कि आपको ये खबर ऐसे छापनी है, ऐसे छापनी है, तो वो क्या करेंगे, अलग अलग अखबारों में छपवाएंगे। जो पढ़ने वालों का क्या होगा, उनको गलत खबरें मिलेंगी कि भाई उसके साथ तो ऐसा हुआ, उसके साथ गलत हुआ। लेकिन जो न्यूज़पेपर में हम अपनी स्टोरी सच्ची बताएंगे और वो स्वतंत्र होकर के हमारी स्टोरी छापेंगे, हम उसके ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे कि आप इस तरह से छापिए, तो क्या होगा, पढ़ने वालों को सही से पता चलेगा, उनको पता चलेगा कि मैं गलत हूँ और कौन गलत है, या फिर मैं सही हूँ या कोई और गलत है। इस प्रकार से उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए न्यूज़ दे करके कि वो अपने तरीके से उसे प्रेजेंट करें अखबार में या फिर किसी भी न्यूज़ चैनल पर। संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर हम नागरिकों के रूप में कार्रवाई करते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि यह जानकारी विश्वसनीय हो और तटस्थ हो। तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं होते। इसके मुख्यतः दो कारण है। क्या कारण है? पहला कारण सरकार का उन पर नियंत्रण होता है। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या फिर गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचाने में प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया है, और इसमें सबसे बुरा समय था 1975 से 77 का आपातकाल था। यानी कि क्या होता है, सरकार का उनके ऊपर नियंत्रण होता है। जब सरकार चाहेगी तो न्यूज़ में, अखबारों में, सब जगह पर खबरें आएंगी। अगर सरकार चाहेगी कि कोई भी खबर बाहर ना जाए, किसी भी मतलब जनता तक ना पहुँचे, तो क्या लगा देते हैं वो, आपातकाल, यानी कि सेंसरशिप उसे कहते हैं। सेंसर लगा दिया जाता है मीडिया के ऊपर। सरकार यद्यपि फिल्मों पर तो नियंत्रण सेंसर रखती है, लेकिन वह संचार माध्यमों से दिखाए गए समाचारों में पूरी तरह से ऐसा नहीं करती है। सरकार द्वारा सेंसरशिप न होने पर भी आजकल क्या है, अधिकांश समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल होते हैं। यानी कि सरकार द्वारा संचार जो है सेंसरशिप ना लगाने पर भी ज़्यादातर न्यूज़पेपर क्या करते हैं, समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल होते हैं। इसके कारण बहुत जटिल हैं। संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए है, यानी कि कुछ लोगों ने इसके बारे में शोध किया है, क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण होता है। जो व्यापारिक लोग होते हैं, उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, व्यापार करने वाले, उनका क्या होता है, नियंत्रण होता है, क्योंकि वे पैसे दे करके अपना काम करवाते हैं। कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित कराना इनके हित में होता है। संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और उसके लिए विज्ञापन पर निर्भरता के कारण भी उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है जो विज्ञापन देते हैं। इसलिए व्यापार से गहन जुड़ा होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता। मीडिया अब स्वतंत्र है नहीं। जो चीज़ें उनको छापनी चाहिए वो देती नहीं है, और जो पैसे दे करके छपवाते हैं वो खबरें आसानी से छप जाती हैं। इसके अतिरिक्त क्या है, इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे विवरण रुचिकर हो जाएंगे। यानी कि वे ज़्यादातर इस चीज़ पर ध्यान देते हैं कि जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं, खबरें हो चाहे, उनमें भी ऐसी चीज़ें डालें कि उन पढ़ने वालों को रुचि हो, पाठकों को, ताकि वो अच्छे से पढ़ सके। इस तरह से यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तो मुद्दे के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। सभी अपना फायदा देखते हैं। मसौदा तय किया जाना, यानी कि खबरों में क्या क्या घटनाएं देनी है, किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इसमें भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और इसी के आधार पर वह तय करते हैं कि समाचार में दिए जाने योग्य क्या है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय के वार्षिकोत्सव की खबर शायद समाचार में दिए जाने योग्य नहीं होगी,
लेकिन यदि कोई प्रसिद्ध अभिनेता उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हो तो संचार माध्यमों की रुचि समाचारों में सम्मिलित करने में हो सकती है। यानी कि स्कूलों में क्या हो रहा है, क्या कार्यक्रम हो रहा है, किस तरह से स्कूलों में नई एक्टिविटीज़ हो रही है, इन सभी की घटनाएं हम अगर अखबारों में छपवाएंगे तो क्या होगा, स्कूल का अच्छा नाम जाएगा। लेकिन क्या होगा, समाचार वो पत्रकार और अखबार वालों को क्या चाहिए, अगर कोई गेस्ट आया, कोई भी अभिनेता आया, अभिनेत्री आई, कोई भी बड़ा आदमी, जो भी कोई भी व्यापारी लगा लो या फिर कोई पॉलिटिकल लगा लो, नेता वगैरह आ गए, तो उनकी जो है फ़ोटो एक स्कूल में लेंगे और उस स्कूल में ये अतिथि आए, उनका इस तरह से स्वागत हुआ, उन्होंने ऐसा ऐसा भाषण दिया, ये सब क्या होगा, अखबार में छप जाएगा। स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं छापेंगे। कुछ खास विषय पर ध्यान केंद्रित करके समाचार माध्यम हमारे विचार, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करते हैं। हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं और हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण प्राय यह कहते हैं कि संचार माध्यम हमारा मसौदा या फिर एजेंडा तय करते हैं। अभी हाल ही में संचार माध्यमों में कोला पेयों की कीटनाशकों की स्तर खतरे के स्तर तक बढ़े हुए होने की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कीटनाशकों के अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की थी और इस तरह में कोला पेयों को क्या था, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता व सुरक्षा मानदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई। यानी कि अखबार में छपवा दिया, किस तरह से जो है बढ़ रही है कोई भी चीज़, बुराई, किसी भी चीज़ की बुराई करके बढ़ा देंगे कि ये इस तरह से हमारा नुकसान हो रहा है कीटों के वजह से और हमें इसके ऊपर नियंत्रण करना है। तो क्या करेंगे, जनता तो यही सच मान लेगी कि अखबार में आई है, ये सच्ची घटना है और हमें इस चीज़ के ऊपर जो है, हमें इस चीज़ की कमी करनी है, इस चीज़ में बढ़ोतरी करनी है। उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निडरतापूर्वक घोषणा की कि कोला पीना सुरक्षित नहीं है। इस वृत्तांत को पे करके संचार माध्यमों के निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषयों पर केंद्रित करने की कोशिश की जिस पर यदि उनकी रिपोर्ट न आती तो हमारा ध्यान भी न जाता। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहते हैं जो हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए पीने का पानी हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। प्रतिवर्ष हजारों लोग कष्ट सहते हैं और मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिलता। फिर भी जनसंचार माध्यम हमें इस विषय पर बहुत कम ही चर्चा करते हुए दिखते हैं। एक सुविख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा कि कैसे वस्त्रों को नया रूपाकार देने वाले डिजाइनरों को फैशन वीक में धनवानों के समक्ष अपने नए वस्त्र प्रदर्शित करने में सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर स्थान पा लिया, जबकि उसी सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़ी पट्टियों को गिरा दिया गया और किसी ने इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। यानी कि जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, झोपड़पट्टियों को गिरा दिया तो वो अखबार में छपवानी चाहिए थे कि किसने गिरवाया, क्यों गिरवाया और उन लोगों का कितना नुकसान है, वो कहाँ जाएंगे। इन सभी चीज़ों को मीडिया में जो है बढ़ चढ़ कर दिखाना चाहिए था ताकि उन लोगों की हेल्प हो जाती। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो फैशन डिज़ाइनर थे उन्होंने फैशन वीक चलाया, उनकी हर रोज़ की न्यूज़ उन्होंने अखबारों में, टीवी में, हर जगह दी। लोग क्या हो गए, इंटरेस्टेड हो गए और ये सब देखने लगे। ऐसी चीज़ें जो क्या करते हैं, पैसे दे करके जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अखबारों में छपवाते हैं। प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में जनसंचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है और इस तरह एक वह एजेंडा निश्चित कर देते हैं कि यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है। इसे सेंसरशिप कहा जाता है। तो अब हमें ये ध्यान देना होगा, एक दो बार आप ये लाइनें पढ़ लेंगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएंगी। काफ़ी कन्फ्यूजिंग है कि सेंसरशिप किसे कहते हैं। देखिए, संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है और किस तरह वह एजेंडा निश्चित कर देते हैं। यदि तभी सरकार चाहे तो संचार माध्यमों को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है। यानी कि जब सरकार किसी भी घटना को रोक ले खबर छपवाने से तो उसको क्या कहते हैं, हम सेंसरशिप कहते हैं। आजकल जनसंचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से प्राय संतुलित रिपोर्ट का प्रकाश में आना कठिन हो गया है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे लिए यह सजगता महत्वपूर्ण है कि समाचार में प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी भी प्राय पूर्ण नहीं होती और एक पक्षीय हो सकती है। अतः हमें समाचार के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए। इस रिपोर्ट से मुझे कौन सी जानकारी मिल रही है, कौन सी आवश्यक जानकारी नहीं दी जा रही है।
यह लेख किसके दृष्टिकोण से लिखा गया है और किसका दृष्टिकोण छोड़ दिया गया है और क्यों छोड़ दिया गया है। इस तरह से हमें जो अखबारों में जो खबरें मिलती हैं उनको पूरी तरह से हमें सच्चा मान करके नहीं चलना चाहिए अपने जीवन में, उनमें भी काफ़ी झोल झपाटा होता है। सामाजिक विज्ञापन, सरकार व निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन भी बनाती हैं जिसमें समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके, ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। और यहाँ पर असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से संबंधित सामाजिक विज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। ये देखिए रेलवे की कोई फोटो ली गई है जहाँ पर ट्रेन आने वाली है और उसमें ये विज्ञापन दिए गए, रेलवे लेवल क्रॉसिंग पर सतर्कता ही संरक्षा का आधार है। और ये देखिए चित्रों के माध्यम से भी और कई लाइनें लिखकर भी इस तरह से हमें दिखाते हैं। ये था हमारा आज का चैप्टर, जनसंचार माध्यम मीडिया का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है इसमें, सरकार किस तरह से उनके ऊपर बंदिश लगा देती है। बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान, कुछ रेडियो टीवी समाचार पत्र के ये मालिक होते हैं, अपने उत्पादों का विज्ञापन देते हैं जो कि टीवी में अखबारों में ये सब छप जाता है। देखिए लोग संचार माध्यमों में देख करके उत्पाद खरीदते हैं, पैसा वापस उन्हीं व्यापारिक प्रतिष्ठानों को जाता है। और सबसे बड़े बुद्धू होते हैं ये दर्शक, यानी कि हम खुद, जो विज्ञापन बड़े बड़े विज्ञापन छपवाते हैं ना, किसी पर साबुन की ऐड देती इससे गोरे हो जाएंगे, क्रीम दे दी इससे हमारी स्किन चहकने लगेगी, महकने लगेगी, और फिर हम वो बाहर जा कर के वो खरीदते हैं, यूज करके देखते हैं, तो हमारा पैसा कहाँ जाता है, उन्हीं के पास तो जाता है। वो विज्ञापन दे करके न्यूज़ वालों को पैसे देते हैं, वो न्यूज़ वाले वो विज्ञापन देंगे, हमारा पैसा फिर उनके पास अपने आप वापस चला जाएगा, बढ़ चढ़ कर और जाएगा। प्रकाशित, इससे क्या मतलब है इसका, इससे तात्पर्य है समाचार, रिपोर्ट, लेख, साक्षात्कार, विवरण आदि। इसका मतलब है छपवाना। हम सीधा बोलते हैं ना, अखबार में खबर छपी है, छपवाना जो होता है वो क्या होता है, प्रकाशित होता है, जिसने समाचार पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों में छापा जाता है जिससे उन्हें बहुत अधिक लोग पढ़ सके। सेंसरशिप क्या होता है, इसका तात्पर्य है कि सरकार की उस शक्ति या अधिकार से जिसके अंतर्गत सरकार कुछ विवरण प्रकाशित करने या फिर प्रदर्शित करने से रोक लेती है। प्रसारण होता है प्रसार करना। इस पाठ में इस शब्द का प्रयोग टीवी अथवा रेडियो के कार्यक्रमों के संबंध में हुआ है जिनको बहुत से क्षेत्रों में प्रेषित किया गया है। प्रसारण का मतलब हो बांटना, बढ़ाकर लोगों को जो है उसकी जानकारी एक से दूसरे की तरफ, दूसरे से तीसरे की तरफ, इससे इस तरह से एक से अलग, जिस तरह टीवी के माध्यम से सबके पास पहुंच जाएगी, रेडियो के माध्यम से पूरे इंडिया में फैल जाएगी, वो होता है प्रसार करना। सार्वजनिक विरोध, जिसमें विशाल संख्या में लोग एकजुट होकर किसी विषय पर खुले रूप में अपना विरोध प्रकट करते हैं। यह प्राय रैली, आयोजन, हस्ताक्षर अभियान या फिर सड़कों को अवरुद्ध करके किया जाता है। या फिर कहीं कहीं पर क्या होते हैं, हम बोलते हैं कि वहाँ पर लोग इकट्ठे होकर के जो है जाम लग गया है सड़कों पे और वो क्या कर रहे हैं, सार्वजनिक विरोध कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर के। जैसे कि अभी किसान आंदोलन चल रहा है, वो भी एक तरह का सार्वजनिक विरोध है। ये था हमारा आज का चैप्टर नंबर 6, संचार माध्यम। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को क्या करना, वीडियो को फॉरवर्ड कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। सभी को सब जो कई बार कमेंट करके आप पूछते हो ना कि मैम आप सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी वीडियोज़ करवा दीजिए, तो सिलेबस में ही 6th, 7th और 8th क्लास की पूरी NCERT आएगी 40 नंबर की, या फिर 45 नंबर की भी आ जाती कई बार, और 15 नंबर की क्या आती है आपकी, पेडागोजी आती है, SST पेडागोजी। लेकिन जो आपकी 45 नंबर लगा लो आप, 43, 45, इसके तकरीबन आपको जो 6ठी, 7वीं, 8वीं की जो है सभी सब्जेक्ट आएंगे इसमें 15-15 नंबर के। कौन से आएंगे, हिस्ट्री आएगी 6ठी, 7वीं, 8वीं की, पॉलिटिकल साइंस 6ठी, 7वीं, 8वीं की, और जो आपकी ज्योग्राफी आएगी 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास की। तो आपको सभी सब्जेक्ट 1 by 1 चैप्टर आपको जो है मिलेंगे। मैंने 6 क्लास पूरी कंप्लीट करवा दी है, सभी सब्जेक्ट 6ठी के पूरी जो है हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना रखी है। आप सारी वीडियोस देखिए वहाँ जा कर के। वीडियोस आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर करना, सभी से रिक्वेस्ट है, मुझे सपोर्ट कर देना और अपने दोस्तों तक भी वीडियो को भेज देना। ये था हमारा नंबर 6 का अध्याय। फिर हम 7 का करेंगे और 8 का, केवल 8 ही चैप्टर हैं पॉलिटिकल साइंस में। आप कमेंट करके बताना कि आपको 8 क्लास की पॉलिटिकल क्लास चाहिए या फिर आपको जो 7th क्लास अभी चल रही है उसकी ज्योग्राफी या हिस्ट्री में से कोई क्लास लगानी हो तो आप बता देना। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक, आपका दिन शुभ हो।